Hello you all, this is Mahesh Kumar and once again you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Zenepex Education. In today's video we are going to study a poem that is The Heart of the Tree. Okay, this poem is composed by Henry Cuyler Bunner. Henry Cuyler Bunner is an American poet who was born in 1855. Okay, he was born in 1855 and died in 1896, about 40 years of age. Okay, he was a novelist and a journalist. Apart from being a poet, he was also a good quality novelist and journalist, and he is known for his compositions which are very dexterous in quality. बहुत ही अच्छी तरह से रचित करी होती हैं, बहुत ही क्लोजली इंटरवोवन होती हैं. ओके, वेरी डेक्स्ट्रस, इजी वे एंड स्मूथ पोएट्री. एक फ्लो रहता है, एक इजी सा फ्लो रहता है. ओके, बहुत ही स्मूथली प्रोग्रेस करती है, जैसे कि आप इस पोएम को भी देखोगे. ओके, तो इसी के लिए वो जाने जाते हैं. ये उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं. एंड अ सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्लो. नोटेबल्स जो मुख्य इनकी रचनाएं हैं उनमें से हैं ज़ेनोबियाज इनफिडेलिटी एंड द टावर ऑफ बेबल. ओके, ज़ेनोबियाज इनफिडेलिटी और द टावर ऑफ बेबल इनकी जो हैं कुछ फेमस रचनाएं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पोएम शुरू करने से पहले हम एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे इसका. एंड द इंट्रोडक्शन इज़, पोएम जो है पूरी तरह से जो करंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके, इन्वायरमेंट क्राइसिस, उससे रिलेट करती है ना. इसका जैसे कि आप देखेंगे ट्री. ओके, ट्री ही इसका मेन सब्जेक्ट है. द हार्ट ऑफ द ट्री से मतलब कोई जैसा टाइटल कई बार सजेस्ट कर सकता है आपको, वैसा कुछ नहीं है. कोई रोमांटिसिज्म नहीं है यहाँ ट्री के लिए या ट्री के बारे में, बल्कि ट्री की क्या इम्पोर्टेंस रहती है, वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है ना, किस तरह से वो हमारी हेल्प करता है, किस तरह से वो हमारी मदद करता है पूरे सिस्टम को चलाने में, पूरी अर्थ के सिस्टम को चलाने में ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है. कहीं ना कहीं पोएट हमें इस पोएम में वही बताने वाला है. एंड देयर इज़ नथिंग एनीथिंग लाइक रोमांस. ओके, जैसे कि कई बार हार्ट से ऑफ आपको लगेगा, द हार्ट ऑफ द ट्री. ओके, तो बहुत ही अच्छी पोएम है. और क्योंकि आप फ्यूचर सिटीजन्स हैं, कल को आप ही इम्पोर्टेंट पदों पे पहुंचेंगे, इम्पोर्टेंट पोस्ट संभालेंगे, जिम्मेदारी की जगहें संभालेंगे, तो इसीलिए आपको पोएट कुछ ऐसे इश्यूज से रूबरू करा रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है, जो कि आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ओके, तो चलिए पोएम शुरू करते हैं. व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट्स अ ट्री. पहली चीज़ ये कि ये जो पहली लाइन है, ये 3 स्टेंजाज हैं इस पोएम में. 1 2 3. ओके, कुल 3 स्टेंजाज हैं. देयर आर ओनली 3 स्टेंजाज इन दैट पोएम एंड एवरी स्टेंजा ओपन्स विद द सेम लाइन, व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट्स अ ट्री. हर एक स्टेंजा की जो शुरुआत करता है पोएट, वो इसी क्वेश्चन के साथ करता है. ओके, और फिर उसी क्वेश्चन का आंसर करता है नेक्स्ट आने वाली लाइंस में. तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरी पोएम लिखी गई है. ओके, व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट्स अ ट्री. ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई. ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई. ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अनाई, फॉर सॉन्ग and mother croon of bird in hushed and happy twilight heard, the babble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. ओके, तो पोएट कहता है कि आखिरकार अगर कोई एक पेड़ लगाता है तो वो क्या क्या लगाता है ना. पोएट ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक पेड़ लगा रहा है तो वो सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहा, बल्कि पूरा एक सिस्टम लगा रहा है. ओके, एक पूरे का पूरा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो है उसकी शुरुआत कर रहा है वो. ओके, तो रिटोरिक इफेक्ट देने के लिए वो एक ही लाइन को बार बार रिपीट करता है. एंड दैट इज़ व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट्स अ ट्री. तो क्या लगाता है, देखिए क्या क्या लगाता है वो. कोई अगर पौधा लगाएगा तो उसके साथ और वो क्या क्या लगाएगा, किन किन चीज़ों की शुरुआत करेगा. तो वो शुरुआत करता है सूरज और आसमान के फ्रेंड की. ओके,
पौधे की शक्ल में वो सूरज और आसमान का फ्रेंड लगाता है। सूरज और आसमान का फ्रेंड इसलिए क्योंकि जो पौधे की ग्रोथ होती है वो वर्टिकल होती है, वो सीधे नीचे से ऊपर की तरफ होती है, आकाश की तरफ होती है, सन की तरफ होती है। ओके, इसके अलावा सन के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप भी है ना। सन के जो लाइट है उसी की प्रेजेंस में और हवा से ऑक्सीजन वगैरह लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। ओके, तो ये माना जा सकता है कि दोनों में फ्रेंडशिप है, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ओके, तो इसीलिए फ्रेंड बता रहा है सूरज का और आकाश का। इसके अलावा वो कह रहा है कि ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, कि पौधे की पेड़ की शक्ल में वो जो है एक झंडा लगाता है। झंडा नेचर का झंडा, ये कोई आर्टिफिशियल झंडा नहीं बल्कि नेचर का झंडा। क्योंकि यहाँ पोएट एक सिंबोलिज्म कर रहा है, कल्पना कर रहा है, और कल्पना ये कर रहा है कि जैसे कि हवा चलती है और झंडा लहराता है, सेम उसी तरह से हवा जब चलती है तो वो पेड़ की डालियों में से होकर निकलती है और वो पेड़ की डालियाँ भी मूव करती हैं, हिलती हैं। ओके, तो ऐसे में पोएट ने मान लिया कि जो पेड़ है वो एक फ्लैग की तरह से बिहेव कर रहा है। ओके, वो फ्लैग है, तो इसीलिए पोएट कह रहा है ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज इज फ्री, है ना। और उससे क्या होता है, जो हवाएं हैं ठंडी ठंडी सुकून देने वाली हवा ब्रीज, वो बहती है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, इसके अलावा जो उसकी मेन ट्रंक रहती है, जो तना रहता है, उसको उसने शाफ्ट मान लिया, एक बहुत ही मजबूत सी ऊंची सी शाफ्ट। ओके, और वो कह रहा है कि इस तरह से एक ब्यूटीफुल शाफ्ट होती है और वो ऊंची जाती है ना। एक ब्यूटीफुल शाफ्ट एक अच्छी सी मीनार टाइप की बनाता है। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एन आई, इसके अलावा वो चिड़ियों के लिए, स्पेशली चिड़ियों के लिए एक ऐसा घोंसला बनाता है, एक ऐसा घर बनाता है जो हेवन अनाई है, मतलब जो स्वर्ग के नज़दीक है। माना जाता है, अधिकतर लोग मानते हैं कि स्वर्ग जो है वो कहीं आसमान में है। ओके, तो इसीलिए पेड़ जो है वो आसमान की तरफ को ग्रो करता है, ऊपर की तरफ को ग्रो करता है, और उसमें जो है चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो जो घोंसला है वो धरती से ऊपर थोड़ा स्वर्ग के नज़दीक रहता है। ओके, तो उसी को कह रहा है वो पोएट कि वो जो है पौधा लगाने की शक्ल में, पेड़ लगाने की शक्ल में जो है, पेड़ लगाने वाला सिर्फ पेड़ ही नहीं लगा रहा बल्कि क्या क्या लगा रहा है, एक तो सूरज और आसमान का फ्रेंड लगा रहा है, दूसरा झंडा लगा रहा है, नेचर का झंडा कह सकते हैं आप इसे, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाफ्ट लगा रहा है। इसके अलावा वो चिड़ियाओं के लिए एक ऐसा घर लगा रहा है, घर की शुरुआत कर रहा है जो कि स्वर्ग के नज़दीक है। और जिस घर में बैठ करके जो मदर हैं, जो मदर चिड़ियाँ हैं, वो अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं, स्वीट स्वीट सी आवाज़ सुनाती हैं। ओके, उनको सुकून देने वाली आवाज़ सुनाती हैं, जिससे कि जो ट्विलाइट का जो समय रहता है, ट्विलाइट मतलब ऐसा समय जिस समय ना तो प्रॉपर उजाला रहता है ना ही प्रॉपर अंधेरा। ओके, तो ऐसे समय में वो जो स्पेशल जो चिड़ियों की आवाज़ होती हैं, वो उन्हीं को मदर क्रून भी बोल रहा है पोएट, क्योंकि मोस्टली जो होती हैं जब चिड़ियाँ बाहर से आती हैं तो अपने बच्चों से कन्वर्स करने के लिए वो कुछ स्पेशल टाइप की आवाज़ निकालती हैं। ओके, तो उससे सिर्फ चिड़ियों को घोंसला ही नहीं, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास का जो वातावरण है, वो भी पूरा उनकी मधुर आवाज़ों से गुंजायमान हो जाता है, वहाँ उनकी आवाज़ गूंजने लगती है। उसी को कह रहा है इन हर्स्ट एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ड द ट्रेबल ऑफ हेवंस हारमनी। तो ये जो सब की आवाज़ है, चिड़ियाओं की आवाज़ नेचर के साथ जो मिल जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि जो हेवन की हारमनी है वो ही धरती पे उतर आई हो। वो एक स्वीट सा म्यूज़िक जो होता है, जो सुकून देने वाली जो आवाज़ें हैं, सुकून देने वाले जो म्यूज़िक है, वो बजने लगा हो, वही म्यूज़िक जो हेवन की हारमनी कही जा सकती है। ओके, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो पोएट कह रहा है कि इस तरह से जो भी कोई पेड़ लगाता है तो पेड़ के साथ साथ ये सब चीज़ें लगाता है या इन सब चीज़ों की शुरुआत करता है। ओके, यानी वो कह रहा है कि आप इस काम को छोटा ना समझें, ये काम अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ओके, आगे देखिए, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, he plants cool shade and tender rain and seed and bud of days to be
and years that fade and flush again. He plants the glory of the plain. He plants the forest heritage, the harvest of a coming age. The joy that unborn eyes shall see, these things he plants who plants a tree. ओके तो फिर से उसी से रिटोरिक इफेक्ट देने के लिए सेम क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा है पोएट, और फिर कहता है कि पेड़ लगाने वाला पेड़ लगाने की शक्ल में एक बहुत ही स्वीट सी, बहुत ही सुकून देने वाली छाया का इंतज़ाम करता है। वो छाया लगा रहा है भविष्य के लिए। और इसके अलावा जो पृथ्वी पे जीवन दायिनी मानी जाती है और जीवन बनाए रखने वाली भी मानी जाती है, वो बरसात, उसका भी इंतज़ाम कर रहा है। ओके, क्योंकि कहा जाता है, माना ही नहीं जाता बल्कि फैक्ट है कि पेड़ जो हैं वो बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, दे बिकम अ कॉज ऑफ रेन। ओके, वो अट्रैक्ट करते हैं बारिश को। तो इसीलिए वो कह रहा है कि उसकी शक्ल में वो सिर्फ वो नहीं लगा रहा है, क्योंकि जो पौधा लगा रहा है वो कल को बड़ा होकर के पेड़ बनेगा तो धूप से जो है छाया प्रदान करेगा। तो इस तरह से उस फॉर्म में वो छाया लगा रहा है आगे के लिए और बरसात का इंतज़ाम कर रहा है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी, इसके अलावा पेड़ के विभिन्न हिस्सों से कल को फिर दूसरे पेड़ बनेंगे। तो इस तरह से वो भविष्य के पेड़ों के लिए बीज लगा रहा है, भविष्य के पेड़ों के लिए कलियां लगा रहा है। ओके, नई लाइफ को भी रोपित कर रहा है, वो सिर्फ सिंगल पेड़ नहीं लगा रहा है। ओके, डेज टू बी, भविष्य के दिन। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। और इसके अलावा आने वाले सालों के लिए, है ना, भी वो बहुत सारे पेड़ों का इंतज़ाम कर रहा है। क्योंकि होता क्या है कि समय के साथ जो चीज़ देखिए जन्म लेगी वो अपने टाइम के साथ साथ अपनी प्राइम पे पहुंचेगी, प्राइम पे पहुंचने के बाद फिर फेड होनी शुरू होगी, एजिंग प्रोसेस शुरू होगी उसकी और ख़त्म भी होगी। तो इसीलिए वो शुरुआत जिसकी है तो उसका अंत भी होगा। तो वही कह रहा है, एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। तो भले से ये पेड़ एक बार को बड़े होंगे, बड़े होकर के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर से नई लाइफ की शुरुआत होगी। ओके, तो वो ये ना समझे कि ये पेड़ जो मैं लगा रहा हूँ वो पेड़ लगने के बाद में ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो नई लाइफ को खुद ही जन्म देगा। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। और प्लेन की जो खूबसूरती जो आती है पेड़ों से, ओके, वो उसका भी इंतज़ाम कर रहा है। एक प्लांटर, एक पौधा लगाने वाला, पेड़ लगाने वाला व्यक्ति जो है वो सिर्फ पेड़ ही नहीं लगा रहा, बल्कि जो मैदान है उसकी सुंदरता का भी इंतज़ाम कर रहा है, उसको सुंदर भी बना रहा है। क्योंकि पेड़ों से जो पूरा एक व्यू आता है वो उसमें सुंदरता आती है, एक एस्थेटिक सेंस जुड़ जाता है उसके साथ। He plants the glory of the plain. He plants the forest heritage. इसके अलावा उसी पेड़ से देखिए, अगर वो पेड़ अच्छी तरह से ग्रो कर गया तो उससे बहुत सारे बीज होंगे, उन बीजों से और दूसरे बीज निकलेंगे और इस तरह से वो पूरी जंगल की शेप ले सकता है। तो कोई ये ना समझे, यहाँ पोएट ये कहना चाह रहा है कि मतलब ये मत समझिए कि आप कोई छोटा काम करने जा रहे हैं, आप सिर्फ एक पेड़ लगाने जा रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि अगर हालात अनुकूल रहे तो आपके द्वारा लगाया गया एक पेड़, सिंगल ट्री भी पूरे जंगल की शक्ल ले ले। ओके, ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, है ना। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो एक तरह से आपके द्वारा किए गए कार्य की जो स्वीट फ्रूट्स हैं उनको एंजॉय करेंगी, उसकी फसल काटेंगी। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबोर्न आईज शैल सी, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, है ना। तो आपके द्वारा जो आज काम किया जा रहा है, हो सकता है कि आप इसके फलों को एंजॉय ना कर पाएँ, इसके फ्रूट्स को एंजॉय ना कर पाएँ। वो फ्रूट्स सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं हैं, बल्कि वो फ्रूट्स वो सारे फ़ायदे हैं जो कि उस पेड़ से कल को मिलने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है कि जो प्लांट को लगा रहा है वो उनको एंजॉय ना कर पाए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसको एंजॉय करेंगी। द जॉय दैट अनबॉर्न आइज जो अभी पैदा ही नहीं हुए, ओके, जो बच्चे अभी पैदा ही नहीं हुए वो, तो इस जॉय को कौन फील करेगा? वही जो आने वाली पीढ़ियां हैं। ओके, लास्ट स्टेंजा देखते हैं, चलिए इसका। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री?
He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far cast thought of civic good, his blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land. Our nation's growth from sea to sea stirs in his heart, who plants a tree. ओके तो यहाँ पोएट और अच्छे लेवल पे ले जाता है आपको, और वो कहता है कि जो एक पेड़ लगा रहा है वो सिर्फ पेड़ नहीं लगा रहा सिर्फ, बल्कि उस एक पेड़ की शक्ल में वो बहुत कुछ कर रहा है. ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए. देखिए यहाँ इन सैप, लीफ और वुड का इस्तेमाल जो है सिर्फ सिंबॉलिकली किया गया है, इसका लिटरल मीनिंग पे मत जाइएगा. ओके इनके सिंबॉलिक मीनिंग इस सेंस में है कि जो चीज़ें मिलेंगी कल को पेड़ों से, है ना. अभी कुछ चीज़ें तो उसने ऊपर बता दी, छाया मिलेगी, चिड़ियाँ बैठेंगी वहाँ पे, घोंसले बनाएंगी, है ना, एक स्वीट सा माहौल क्रिएट करेंगी, म्यूज़िकल सा माहौल क्रिएट करेंगी, और भी बहुत कुछ उसने बताया. इसके अलावा जो डायरेक्टली जो फ़ायदे होंगे जो पेड़ के पार्ट से ही मिलेंगे उनमें भी कुछ गिना रहा है वो, और वो क्या हैं देखिए. ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड, है ना. उसके देखिए उसके जो पेड़ होता है, पेड़ से हमें गोंद जैसा मिलता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है. जैसे ह्यूमन बॉडीज़ में ब्लड फ्लो करता है वैसे ही उसमें पेड़ पौधों में सैप फ्लो करता है, और अक्सर उसके ज़ख्मों को भरने के लिए और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कैरी करने के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो सैप मिलेगा कल को आपको उससे, है ना, लीव्स मिलेंगी उसकी, और उससे वुड मिलेगी. इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है. इन सब चीज़ों से बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी मेडिसिन भी बनती हैं, है ना. तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट्स कल को मिलने वाले हैं उन सबको वो सिर्फ यहाँ 3 नामों के जरिए सजेस्ट कर रहा है कि आपको इनसे बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, बहुत सारी फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी. इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, इसके अलावा घर के जैसा मतलब माहौल मिलेगा, घर मिलेंगे बहुत सारे तरह तरह के जानवरों को या पक्षियों को. ओके इसके अलावा लॉयल्टी, एक वफादारी मिलती है ना. एक पेड़ जो है जीवन भर के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तरह तरह से फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि हम पीछे से देख भी रहे हैं. एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड ना. और इस तरह से जो पेड़ लगाने वाला है वो आने वाले लंबे भविष्य के लिए, वो आने वाले लंबे भविष्य के लिए सभी की भलाई का काम कर रहा है, सिविक गुड का काम कर रहा है. ओके उसका फ़ायदा सारे लोगों को मिलने वाला है. कोई अजनबी यहाँ से गुजरेगा, है ना, वो अगर मान लीजिए धूप का मौसम है और वो धूप से बेहाल होगा तो कुछ देर के लिए वो इसकी छाया में आराम करने बैठ सकता है, किसी पेड़ की छाया में आराम करने बैठ सकता है. ओके हो सकता है उससे अगर कोई फलदार पेड़ लगाओ तो उससे कुछ फल भी खाने को मिल जाए उसको, है ना. तो इस तरह से बहुत तरह के फ़ायदे होंगे. इन लव ऑफ होम, घर जैसा माहौल भी मिलेगा, घर जैसा फ़ायदे भी मिलेंगे, है ना. वो जो फ़ायदे होते हैं वो ही मिलेंगे. इसके अलावा लॉयल्टी मिलेगी, लॉयल्टी मतलब लाइफ टाइम के लिए जो फ़ायदे हैं. एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, और इस तरह से लंबे समय तक जो आम जनता के फ़ायदे हैं वो मिलेंगे, जो सिविलियंस के लिए फ़ायदे हैं वो मिलेंगे. हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड. और इसके अलावा क्या है कि नेबरहुड यानी आसपास के जो लोग हैं उनको भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे. जहाँ भी वो पेड़ लगा रहा है, वो पेड़ भले से अपने घर में लगा रहा हो लेकिन उसके जाने अनजाने उसके आसपास के लोगों को भी फ़ायदे मिलेंगे. जैसे वो ऑक्सीजन बनाते हैं. ओके तो ऑक्सीजन जब बनाते हैं तो ये थोड़ी ना है कि जिसके घर में लगाया है, जिसने लगाया सिर्फ उन्हीं को ऑक्सीजन मिलेगी, है ना. तो वो तो हवा में छोड़ देगा ऑक्सीजन, वो जिधर तक फ्लो करेगी वहाँ तक जाएगी, है ना, हवा के साथ दूर दूर तक जाएगी. तो इस तरह से वो नेबरहुड को उसका फ़ायदा मिलने वाला है. हु इन द हॉल ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आर लैंड. ओके तो इस तरह से एक पौधा लगाने वाला जो पर्सन है, कोई भी पेड़ लगाने वाले जो पर्सन है, वो सबका फ़ायदे की बात करता है, सबके फ़ायदे के काम करता है ना. सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो नहीं लगाता बल्कि सर्व समाज के फ़ायदे के लिए लगाता है ना. एक जनरल वेलफेयर का काम करता है. होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आर लैंड, आर नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री. और लास्ट की लाइंस में वो थोड़ा सा और फिलोसफिकल होता है और कहता है कि इस तरह से अगर कोई पेड़ लगाता है तो हम ये मान के चल सकते हैं
उसके दिल में जो है अपने देश के लिए बहुत प्यार उमड़ता है, वैसे ही जैसे कि समुद्र लहराते हैं, है ना। समुद्र उसके दिल में अपने देश के लिए राष्ट्र प्रेम के रूप में उमड़ते हैं, है ना। नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। तो जो पेड़ लगाता है एक तरह से वो अपने देश से बहुत प्यार करता है, उसके दिल में अपने देश के लिए समुद्र जैसा प्यार रहता है ना। समुद्र जैसे उमड़ते रहते हैं वैसा उसके दिल में अपने देश के लिए प्यार रहता है, और इसीलिए वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए पेड़ लगाता है। ओके, तो ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। आप चलिए देख लेते हैं कि इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी यूज़ की गई हैं। तो पहले लास्ट वाले स्टेंजा को ही देख लेते हैं। एक नज़र पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम पे डाल देते हैं। तो राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी बी सी सी डी डी। ओके, ए बी बी सी सी डी डी। देखिए फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से मैच कर रही है। ओके, ट्री और लॉयल्टी। ओके, ऐसे ही सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से और फिफ्थ लाइन से। ओके, इसलिए ए बी बी। फिर नेक्स्ट लाइंस जो हैं दो वो आपस में, फिर जो नेक्स्ट लाइंस हैं वो आपस में, है ना। हैंड, लैंड, सी, ट्री। तो इसीलिए ए बी बी सी सी डी डी। ओके, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। इसके अलावा जो लास्ट स्टेंजा में कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, वो यहाँ पे रेपिटेशन है। रेपिटेशन तो इस पूरी पोएम में खूब मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट्स अ ट्री, हु प्लांट्स अ ट्री यहाँ भी आया, हु प्लांट्स अ ट्री यहाँ भी आया। ओके, तो इसीलिए रिपीटिशन है। एनुमरेशन है। एनुमरेशन देखिए यहाँ पे जो है पोएट जो है वो फ़ायदे गिना रहा है पेड़ के, है ना। कोई पेड़ लगाता है तो उससे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं कल को, वो ये फ़ायदे गिना रहा है। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी इस तरह से होता है कि कोई लिस्ट सी प्रोवाइड कराते हैं हम किसी भी चीज़ की के बारे में, तो वहाँ पे हम कहते हैं इनुमरेशन होता है। इनुमरेशन फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो इसीलिए यहाँ भी इनुमरेशन है। जैसे कि यहीं पूरी लिस्ट दे रहा है, वो 300-400 चीज़ें यहीं दे दी, उसके बाद भी नीचे पूरे में कैरी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनुमरेशन है। ओके, सैप, लीफ और वुड का इस्तेमाल उसने ट्री के पार्ट्स को दिखाने के लिए यूज़ किया है। ट्री से मिलने वाली जो विभिन्न चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ किया है। सिम्बॉलिकली है, यहाँ भी लिटरली नहीं है। ओके, कि क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसकी जड़ से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसकी लीफ से भी होते हैं, उसके फूलों से होते हैं, फलों से होते हैं, सभी चीज़ों से फ़ायदे होते हैं, है ना। तो इसीलिए सिर्फ इन तक आप लिमिटेड नहीं कर सकते, सैप, लीफ और वुड तक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हेयर दीज थिंग्स आर यूज्ड सिम्बॉलिकली एंड नॉट मेयर लिटरली। ओके, इसके अलावा मेटोनिमी है। ओके, सिनेक्ड की फॉर्म में मेटोनिमी कहीं भी ऐसी जगह होता है जहां आप बड़ी चीज़ को दिखाने के लिए कोई पार्ट का इस्तेमाल करते हो, या पार्ट को दिखाने के लिए किसी बड़ी चीज़ का इस्तेमाल करते हो। ओके, जैसे सैप, लीफ, वुड से मतलब है पेड़ से होने वाले सारे फ़ायदे, सारी चीज़ें जो भी उससे मिल रही हैं वो उनको ये 3 चीज़ों से उसने डिनोट किया है। तो इसीलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो शुरू में ही पहले स्टेंजा में, असल में हर एक स्टेंजा में रिपीटिशन तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि हु प्लांट्स अ ट्री, हु प्लांट्स अ ट्री तो बार बार हर एक स्टेंजा में 2 बार कम से कम आए ये। ओके, तो इसलिए रिपीटिशन आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन रिपीटिशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्लांट्स जो वर्ड है वो भी अपने आप में कई बार रिपीट हुआ है। ओके, तो वहाँ पे भी रिपीटिशन है। इसके अलावा अगर आप सेकेंड लाइन में देखेंगे तो पर्सनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि प्लांट को फ्रेंड के तौर पे दिखाया गया है सन और स्काई के। देखिए यहाँ तीनों चीज़ें, प्लांट को अगर हम लिविंग बीइंग मान भी लें तब भी वो एनिमेट थिंग नहीं है। ओके, और फ्रेंडशिप जैसी जो चीज़ें हैं जनरली वो एनिमेट थिंग्स के लिए ही यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे जो है आपका वो पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज 3 inanimate things are shown as persons, living persons. ओके, फ्रेंडशिप दिखाई गई उनके बीच में, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है, फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। इसके अलावा मेटाफोर है।
जो पेड़ है, पेड़ को फ्लैग ऑफ ब्रीजेस ट्री दिखाया गया है, सॉरी ट्री को जो है फ्लैग के तौर पे दिखाया गया है, द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री। ओके, तो इसीलिए मेटाफोर है यहाँ पे। एनाफोरा है, एनाफोरा देखिए आप पोयम की शुरुआत में ही वर्ड से दो लगातार लाइंस शुरू हो रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एनाफोरा है। ऐसे ही एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन आपको हर उस जगह मिल जाएगा जहाँ कहीं भी कोई दो कंटिन्यूस वर्ड या एक पोयम में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स किसी सेम कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। तो यहाँ एलिट्रेशन में आपके देखिए हैप्पी हर्ड, हश्ड, हैप्पी हर्ड यहाँ भी है, और ये हेवंस, होम टू हेवन अनाय यहाँ भी है, और भी कई जगह आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसके अलावा ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, हैप्पी ट्विलाइट दिखाया गया, हैप्पी ट्विलाइट नहीं होगी बल्कि वो जो पूरा माहौल होता है उस टाइम का, जैसे कि दिन ढल रहा है और शाम हो रही है और एक चिड़ियाँ चहक रही हैं, बढ़िया सा शांत सा माहौल है, ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है, हवा चल रही है। ओके, तो ये सब माहौल मिल करके हमें खुशी देता है, इंसान को खुशी देता है ना। वो खुद अपने आप में खुश नहीं है बल्कि इंसान को खुशी देता है, लेकिन पोएट ने उसको उसी माहौल को कहा है, हैप्पी ट्विलाइट कहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। बजाय इंसानों को खुश दिखाने के उसने उस क्षण को, उस पल को खुश दिखाया है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, आगे देख लीजिए नेक्स्ट स्टेंजा में, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ये फिर से रिपीट हुआ है तो रिपीटिशन है। इसके अलावा आपको यहाँ एनाफोरा मिल जाएगा, देखिए एंड ही और द लगातार तीन जोड़े जो लाइनों के हैं वो उनमें आपको एनाफोरा मिल जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ एंड से, फिर ही से, फिर द से शुरू हो रही हैं लाइंस, तो इसीलिए यहाँ पे एनाफोरा है। सर्कमलोक्यूशन है, सर्कमलोक्यूशन कब होता है, जब आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हो, डायरेक्टली ना कह करके उसको इशारों में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। जैसे कि यहाँ अनबॉर्न आइज़, अनबॉर्न आइज़ कहा गया है, जो आने वाली नस्लें हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, ओके, उनको दिखाया गया है अनबॉर्न आइज़ से। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सर्कमलोक्यूशन है। इसके अलावा ऊपर भी ये आया डेज टू बी, ओके, डेज टू बी यानी फ्यूचर डेज, फ्यूचर। ओके, तो इसीलिए दोनों जगह पे डेज टू बी और अनबॉर्न आइज दोनों में ही सर्कमलोक्यूशन है। ओके, इसके अलावा एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस ये जो आपको फेड एंड फ्लश अगेन, मतलब ख़त्म होंगे और फिर से शुरू होंगे, है ना, तो इसके लिए यहाँ पे एंटीथेसिस है। दो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो परस्पर कंट्रास्टिंग चीज़ों को जब पोएट एक साथ दिखाता है तो वहाँ पे एंटीथेसिस होता है। जैसे कि यहाँ फेड एंड फ्लश को एक साथ दिखाया गया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एंटीथेसिस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। हमने कोशिश की कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाए पोएम को, अच्छी सी एक्सप्लेनेशन हो उसकी, और उसमें जो यूज़ हुए हैं जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच या जो भी पोएटिकल डिवाइसेस हैं वो यूज़ हुए, उन पे भी हमारा पूरा फोकस रहे, वो भी ना छूटें। इसके साथ साथ पोएट का भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।